हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टैलेंट अवेकनर पे और मैं हूं आपका दोस्त वरुण सैनी। और मैं डॉक्टर सुशील। हम दो चेहरों से तो आप रूबरू हैं ही, बट आज टैलेंट अवेकनर के लिए भी बहुत स्पेशल दिन है क्योंकि आज हमारे पहले एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमने अपने पहले वीडियो में बात करी थी कि हम डिफरेंट एक्सपर्ट्स के साथ आएंगे जो अपनी गाइडेंस आप लोगों को देंगे। तो आज हमारे पहले एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। मैं पहले उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। तो स्वागत है डॉक्टर आदित्य आपका टैलेंट अवेकनर के मंच पे। ये बहुत कमाल की बात है, सौभाग्यशाली हम कि आज ये मौका मिला। और आदित्य जी के बारे में इनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा आपके सामने। पिछले 8-9 साल से ये एज अ डेंटिस्ट काम कर रहे हैं। कंपटीशन की तैयारी भी कराते हैं। पिछले 8-9 साल से ये काम कर रहे हैं। बहुत बच्चे हैं जिनको गाइडलाइंस देते हैं, वो अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो बहुत कमाल की चीज है। इवन एमए इन हिस्ट्री है, एमए इन पॉलिटिकल साइंस है, एज अ सोशल वर्कर भी काम करते हैं। तो बहुत मजेदार बात है ये। मतलब मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा आदित्य जी आपको कि इस भीड़ वाले समय में जहां हर आदमी भाग रहा है, आप इतना टाइम निकाल के इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, तो ये हाईली अप्रिशिएबल है। और आज हमारे जो ऑडियंस है उसको एक जो सवाल है जिसका जवाब हमने देना है और जो टॉपिक है उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे हम लोग। और उससे पहले मैं अपने दोस्त के बारे में भी सर, स्वागत है सुशील सर आपका। और आज बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस है हमारे लिए ये। तो जो हमारा टॉपिक है आदित्य जी, वो CUET पे आज हम बात करेंगे। आदित्य जी, मैं जानना चाहूँगा CUET बेसिकली क्या है, मतलब ऑडियंस भी इस बारे में जानना चाहिए। CUET बेसिकली एक एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है। और ये इसकी ये कॉमन यूनिवर्सिटी CUET लिखा हुआ है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। मतलब कि जो इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, वो सभी यूनिवर्सिटी जो है एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेती हैं, जिसमें पूरे इंडिया के जितने भी बच्चे हैं, जो भी इसमें एडमिशन लेना चाहे तो पार्ट ले सकता है। ओके। तो मतलब जैसे कोई बच्चा है अगर, काफ़ी बार क्या होता है, मतलब मैं देखता हूँ कि बहुत बच्चे हैं जिनके अंदर बहुत कमाल का पोटेंशियल होता है, बट वो अपनी बात को, अपने पोटेंशियल को उस तरह से दुनिया के सामने नहीं पहुंचा पाते। तो क्या CUET एक ऐसा मंच है कि अगर कोई बच्चा है जिसके अंदर पोटेंशियल है बट किसी वजह से वो नहीं पहुंच पा रहा, तो क्या CUET में वो अपने पोटेंशियल को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकता है? बिल्कुल, क्योंकि CUET लाया ही इसी पर्पज से गया है। ओके। पहले क्या होता था, आज से लगभग 2-3 साल पहले, तो हर यूनिवर्सिटी जो अच्छी यूनिवर्सिटियाँ हैं इंडिया की, उनका सबका अलग अलग क्राइटेरिया था एडमिशन का। कोई मेरिट बेस्ड एडमिशन लेते थे, कोई अपना पर्टिकुलर एंट्रेंस करवाते थे। लेकिन उसमें कुछ बच्चे सफल हो पाते थे, एडमिशन मिल गया, कुछ को नहीं मिला। पोटेंशियल है, बच्चा पढ़ने लिखने में भी अच्छा है, लेकिन किसी कारणवश परसेंटेज कम रहेगी या फिर एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ, तो उसका सपना जो है सपना ही रह जाता था। तो गवर्नमेंट यही प्लान इसलिए ही लेके आई है कि एक टेस्ट लेंगे और इसमें लगभग 44 यूनिवर्सिटी के करीब का इसके साथ ऐड है। और उन 44 यूनिवर्सिटी में भी लगभग 200-250 कॉलेजेस भी ऐड है, क्योंकि पर यूनिवर्सिटी के साथ 8-10 कॉलेज ऐड रहते ही हैं। तो बस इसलिए इस टेस्ट को लाया गया है कि जिससे जो भी बच्चा है उसकी कोई आना चाहे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहे, तो उसमें पार्टिसिपेट करें। अगर इसको क्वालिफाई करता है तो आप किसी भी अच्छे से अच्छे कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ओके। तो ऑडियंस, मतलब आदित्य जी ने एक बहुत कमाल की बात बताई कि आपके अंदर अगर कमाल का पोटेंशियल मौजूद है और किसी वजह से क्या होता है, उस पोटेंशियल को प्रॉपर जस्टिस नहीं मिल पाता और आपको लगता है कि कहीं मैं फेल हो गया, एग्जाम्पल लीजिए, तो क्या वो है कि CUET एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके पोटेंशियल को प्रॉपर तरीके से राइज करने में और आपको एक्सप्रेस करने में आपको मौका प्रदान करता है। तो CUET एक बहुत कमाल का ऑप्शन है, इसके साथ कनेक्ट होइए। सो थैंक यू वेरी मच आदित्य जी, ये आइडिया क्लियर करने के लिए ऑडियंस के सामने। सर प्लीज़, आपका सवाल सर। अभी तक जो भी डॉक्टर साहब ने बताया उससे मैं यही समझता हूँ कि जो जैसे हमारा एंटायर इंडिया में जो भी डिफरेंट एजुकेशन के बोर्ड हैं, वहाँ पर मार्किंग स्कीम अलग है और इस वजह से मेरिटोरियस बच्चे को कहीं बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं और कहीं पे उनसे थोड़ा कम मार्क्स मिलते हैं। पहले जब CUET एंट्रेंस टेस्ट नहीं था तो परसेंटेज के बेस पे अच्छे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता था। उसके बाद
होता क्या था कि जिनकी परसेंटेज अच्छी है या ऐसा बोर्ड जिसमें ज़्यादा अच्छे परसेंटेज दिए जाते हैं तो उनका एडमिशन हो जाता था, और कंट्री के दूसरे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन से आते हैं वो कहीं ना कहीं उस दौड़ में पीछे रह जाते थे। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी दो कंसेप्ट हैं, इक्वलिटी और इक्विटी। उन्हीं दोनों कंसेप्ट को ध्यान में रख के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेके आई जिसको उन्होंने CUET का नाम दिया। ये बेसिकली सभी को इक्विटी और इक्वलिटी के पैरामीटर्स पे आगे बढ़ने का एक पैमाना है, और कहीं कोई भी मेरिटोरियस स्टूडेंट है अगर वो देश के किसी भी प्रतिष्ठित सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है तो ये CUET का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद वो वहाँ पर स्टडी कर सकता है एडमिशन लेकर। सही कहा मैंने वरुण जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सर। जी जी। बिल्कुल। आदित्य जी, मतलब सर ने भी अपना पॉइंट शेयर कर दिया, आपने भी अपना पॉइंट शेयर कर दिया। मुझे लगता है ऑडियंस को ये तो क्लियर हो गया होगा कि CUET बेसिकली क्या है और किस तरीके से हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ऑडियंस के मन में अभी भी एक चीज़ को लेके कॉम्प्लेक्सिटी और डाउट रहेगा, तो उस डाउट को क्लियर करना जो है वो सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि CUET के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या है। मतलब कोई अगर इसमें आगे बढ़ना चाहता है तो उसको क्या बेसिकली एलिजिबिलिटी को पूरा करना चाहिए? CUET के लिए मेनली बस आपको 12th पास होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से हो और किसी भी लैंग्वेज मीडियम हो आपका, कोई भी लैंग्वेज का बाउंडेशन नहीं है, बोर्ड का बाउंडेशन नहीं है, परसेंटेज का बाउंडेशन नहीं है, सिर्फ सिंपल 12th पास। जिन्होंने इसी वर्ष 12th के पेपर दिए हैं जो अपेयरिंग में है वो भी एंट्रेंस दे सकते हैं। जिन्होंने पिछले वर्ष पेपर दिया, किसी कारण उसने पिछले साल एडमिशन नहीं लिया ग्रेजुएशन में, वो भी एंट्रेंस दे सकते हैं। पिछले से पिछले साल 12th के है वो भी एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा कोई विशेष इसमें एलिजिबिलिटी नहीं है कि आपको ये चीज़ चाहिए, बस सिंपल 12th पास होना चाहिए बस। ओके, थैंक यू वेरी मच आदित्य जी फॉर दिस। ऑडियंस में ये चीज़ शेयर करना चाहूँगा, जैसे आदित्य जी ने बताया कि CUET के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपको 12th पास होना चाहिए। आपकी परसेंटेज अगर कम भी है तो वो मैटर नहीं करता है। तो जो पेरेंट्स हैं और जो बच्चे हैं जो अपने पोटेंशियल को आगे लेके जाना चाहते हैं, CUET के कमाल का प्लेटफॉर्म है, तो पेरेंट्स भी एकदम से पॉजिटिव हो जाए और बच्चे भी पॉजिटिव हो जाए कि आपको एक कमाल का ऑप्शन गवर्नमेंट ने दिया है जहाँ पे सिर्फ आपको 12th पास होना चाहिए, परसेंटेज मैटर नहीं करती। दैट मीन्स वो कहते हैं ना बहुत बार कि नंबर जो है वो हमारी लाइफ को डिसाइड नहीं करेगा। तो एज इज ऑल्सो जस्ट अ नंबर, एंड व्हेन इट कम्स टू परसेंटेज ऑल्सो दैट इज ऑल्सो अ नंबर, योर पोटेंशियल इज समथिंग एल्स। सो CUET आपको वो मौका देता है कमाल तरीके से आगे बढ़ने का। सर प्लीज आपका सवाल। डॉक्टर साहब, मैं व्यूअर्स के लिए आपसे ये जानना चाहता हूँ कि CUET का अगर कोई बच्चा एंट्रेंस क्रैक कर लेता है तो उसके बाद उसे किस किस कोर्सेज में एडमिशन मिलता है? किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स में, BA, BSc, BTech, होटल मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, जिस भी फील्ड में बच्चे की रुचि है, जिस भी तरीके का उसने प्रिपरेशन की है भविष्य बनाने के लिए, उस फील्ड में एडमिशन ले सकते हो। तो व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूं कि बहुत ही क्लियर शब्दों में हमारे चीफ गेस्ट ने आज ये बताया कि आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आप पहले से ही अपना इंटरेस्ट डिसाइड करके रखें ताकि उस फील्ड में आप जा सकें। सपोज कीजिए अगर किसी को मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी है तो पहले से ही वो मास कम्युनिकेशन के बारे में अवेयर हो। उसके बाद कोर्स करने के बाद आपको ये भी ध्यान देना है कि उसका फ्यूचर क्या है, मतलब आगे चल के उसमें करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं। क्योंकि 12th तक पढ़ने के बाद आप जो है जब ग्रेजुएशन की डिग्री या डिप्लोमा या कोई भी ऐसा कोर्स करते हैं उसका फिर मोटो होता है कि आप एक तो ग्रेजुएट हों, दूसरा फिर फर्दर आप करियर आप एक पर्टिकुलर फील्ड में बनाने जा रहे होते हैं। इस वजह से 12th से पहले ही आप अवेयर होइए और जिस फील्ड में आपको अपना करियर बनाना है उसमें फर्दर आगे चल के इन फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप कॉलेज को चुनिए और अपने कोर्स को चुनिए ताकि आगे चल के जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए तो स्टडी कंप्लीट होने के बाद आपको करियर ऑप्शन चूज करने में या करियर में लाइफ में सेटल होने के लिए कोई आगे दिक्कत ना आए। जी दोनों लोगों को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। मतलब सुशील सर ने जिस तरीके से सवाल पूछे हैं और आपने जिस तरीके से जवाब दिए हैं तो मुझे एक बात और क्लियर कट प्रूव हो गई। हम हमेशा कहते हैं एजुकेशन इज पावर। तो क्या होता है कि जब दो व्यक्ति
बड़ी सूझबूझ और सुलझे तरीके से सवाल पूछते हैं और उसका जवाब भी उतनी खूबसूरती से दिया जाता है। तो इससे बात समझ में आती है कि अगर आप अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे, आप एजुकेशन पे काम करेंगे तो आप पावरफुल बनेंगे। तो ये बहुत कमाल की चीज़ है। आदित्य जी आगे बढ़ते हैं एक और लेवल पे, और व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे और हम दोनों भी इस बात को जानना चाहेंगे कि जो CUET है इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, मतलब किस तरीके से कोई तैयारी कर सकता है, क्या है वो सारा चीज़ें प्लीज़ गाइड करें। देखिए, CUET का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो 3 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। और सेक्शन ए को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, सेक्शन फर्स्ट ए, फर्स्ट बी। उसमें फर्स्ट ए में क्या है, लैंग्वेज टेस्ट है। अब आपको पता है कि भारत जो है बहुत बड़ा देश है और हर राज्य की अपनी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है। हमारी तरफ का यानी कि नॉर्थ का बच्चा साउथ में अगर यूनिवर्सिटी चूज़ करता है या साउथ का बच्चा नॉर्थ में यूनिवर्सिटी चूज़ करता है तो उसको वहाँ के लैंग्वेज का भी थोड़ा बहुत पकड़ होनी ज़रूरी है। तो इसलिए जो है इसकी पार्ट ए के जो फर्स्ट पार्ट का सेक्शन ए है उसमें 13 जो है स्टेट लैंग्वेज रखी, मतलब कि रीजनल लैंग्वेज इन्हें कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोर्ड पे लिखा भी है असमिया, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती। तो आप इन सभी लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज का टेस्ट दे सकते हैं। इसी का एक सेकंड पार्ट है, इसमें 20 लैंग्वेज हैं। कुछ इंडियन लैंग्वेज हैं जो पुरानी लैंग्वेज है, सिंधी है, ठीक है ना। कुछ इंटरनेशनल लैंग्वेज है जैसे इटालियन है, अरेबियन है, स्पेनिश है, जर्मन है। तो मतलब कि पहला जो टेस्ट है वो लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट है, जिस पर आपने किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए फर्स्ट आपको किसी एक लैंग्वेज में पकड़ होनी चाहिए, तभी आप उस सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि अगर लैंग्वेज पे ही पकड़ नहीं होगी, आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ना चाह रहे हो, तो आप कैसे उसको स्टडी कर पाए। तो इसलिए पहला टेस्ट सिर्फ लैंग्वेज का। ओके। दूसरा जो टेस्ट है वो है डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट, मतलब कि आपको किस फील्ड में जाना है। ओके। फॉर एग्जांपल BSc ऑनर्स किसी को करना है और स्पेशली फिजिक्स से ऑनर्स करना है, तो उसमें कुछ सब्जेक्ट, एक लगभग 27 सब्जेक्ट का एक गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है कि आपको अगर ये सब्जेक्ट कोर्स करना है तो हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया है कि वो कितने टेस्ट लेना चाहे। इसमें ओवरऑल होता क्या है कि मेरे ख्याल 61 टेस्ट इसमें टोटल हैं और मैक्सिमम बंदा 10 टेस्ट दे सकता है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी, हर रीजन, हर कॉलेज अपनी अलग डिमांड करता है कि आपको हमारे यहाँ कोई कोर्स करना है तो उसकी हमारे लिए ये क्राइटेरिया एडमिशन का है। कोई BHU कुछ डिमांड करता है, DU कुछ डिमांड करता है, तो इसीलिए जो है मैक्सिमम 61 सब्जेक्ट हैं, आप 10 सब्जेक्ट के पेपर मैक्सिमम दे सकते हैं। इसमें होता क्या है, 12th में जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा, फॉर एग्जांपल आपने DU में आपको BSc फिजिक्स ऑनर्स करना है, ओके। तो DU डिमांड करता है कि लगभग 4 सब्जेक्ट के आप पेपर दें। फर्स्ट पेपर लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज चुन लीजिए आप 33 में से जो आपके कोर्स में है, एग्ज़ाम के पैटर्न में है। दूसरा एक मैथ का सब्जेक्ट और एक फिजिक्स, और तीसरा एक जनरल टेस्ट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल एबिलिटी टेस्ट। ओके। तो इस ये, और तीसरा जो इसका पार्ट है वो है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट नॉर्मल टेस्ट है, जिसमें जो नॉर्मल कंपटीशन का पैटर्न है वही सेम इसमें है। ओके, ठीक है। तो बस यही 3 सेक्शन है इसके। पहला एक लैंग्वेज सेक्शन, फिर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट सेक्शन, और तीसरा जनरल टेस्ट सेक्शन। बस 3 ही सेक्शन में डिवाइड है। ओके, थैंक यू वेरी मच आदित्य जी फॉर दिस। व्यूअर्स, आपने ये जाना कि जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, जैसे आदित्य जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि अगर आपको लैंग्वेज ही क्लियर नहीं होगी तो आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो एक ऑप्शंस देखिए आप कितने सारे हैं कि 13 लैंग्वेजेस की हम बात करें, उसके 33 जो है कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस भी हैं जिनको इंक्लूड किया गया है इन टोटल, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक एक स्टेप आप आगे बढ़ सकते हैं और सीक्वेंस में जा सकते हैं। आपको मीडियम भी पता चला, सिलेबस क्या है, पैटर्न भी पता चला, जनरल टेस्ट के बारे में भी पता चला, सारी चीज़ें आपको आइडिया मिला है। थैंक यू वेरी मच आदित्य फॉर दिस। सर, आपका सवाल। सबसे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो मोड ऑफ द टेस्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसको हमारे व्यूअर्स ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि शहरों में जो फैसिलिटी है वहाँ के बच्चों को पता हो सकता है, बट जो हमारे रूरल बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं उनको ये बात पहले से ही पता होना चाहिए कि ये जो टेस्ट है, मोड ऑफ द टेस्ट, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो आपको एग्ज़ाम इस फॉर्मेट में अपीयर करना है और उसके लिए पहले से ही अपनी प्रिपरेशन रखें, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई ऐसा टेस्ट में आपको बैठना पड़ जाए जिसका आपने पहले कभी
दिया ही नहीं है या आपको पता ही नहीं है उसके बारे में। इसीलिए इस टेस्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, मोड ऑफ द टेस्ट, टेस्ट पैटर्न, मीडियम, सिलेबस, ये सारी चीज़ें आज हमने यहाँ पर एक्सप्लेन की है। और जाते जाते मैं अपने एक्सपर्ट से ये जानना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए कोई ऐसा मैसेज जो आपकी लाइफ को बदल दे और स्पेशली इस टेस्ट को क्रैक करने में आपकी हेल्प करें। जी डॉक्टर साहब। बस फोकस ऑन योर गोल एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जी जी, ओके। फोकस ऑन योर गोल एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बहुत कम शब्दों में हमारे एक्सपर्ट ने आपको पूरी लाइफ का एक कर्क समझाया है कि CUET ही नहीं, क्योंकि अभी हम CUET अंडर ग्रेजुएट की बात कर रहे हैं। लाइफ में इसके बाद आप करियर में और आगे जाएंगे और स्टडी करेंगे, तो ऑलवेज अपनी लाइफ के गोल पे फोकस करें। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई पोर्शन वीक है, कहीं आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो उस पर प्रैक्टिस 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 करते रहें। तो इसीलिए अब मैं जो है एक बार फिर से वरुण जी को कहता हूँ, कुछ एक्सपर्ट ये भी हैं, एक्सपर्ट हैं ये एक्चुअली ये सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है और ये लाइफ कोच है। तो मैं अब वरुण जी से कुछ कहूँगा कि आप बताएं, हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज दें। थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस अप्रिशिएशन। थैंक यू आदित्य जी, आपने अपना टाइम निकाला और हमारे व्यूअर्स को गाइडलाइंस दी, बहुत अच्छे से समझाया कि CUET बेसिकली क्या है और कैसे उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। व्यूअर्स, हम हमेशा अपने वीडियो को एंड करते हैं तो एक स्टोरी के साथ एंड करते हैं, और वो स्टोरी कहीं ना कहीं कोई मैसेज लेके आती है और आपको इंस्पायर करती है कहीं ना कहीं। तो आज की जो स्टोरी है उसको रिलेट करिएगा, क्योंकि क्या होता है कि जब हम यंग होते हैं और अपनी लाइफ में करियर चूज कर रहे होते हैं तो बहुत बार क्या होता है, चैलेंजेस आते हैं तो हम घबरा जाते हैं। हमको लगता है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है सामने जिसको हमें क्रॉस करना है और हो नहीं पा रहा, वो गाइडलाइंस होती हैं बट हम चल नहीं पाते। तो ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो अपना पहला अटेम्प्ट करने गया। ये हो सकता है ये कहानी आपने पहले सुनी हो, बट दोबारा सुनिएगा और रिलेट करिएगा इसको, CUET को अपने दिमाग में रखिएगा और इस कहानी को सुनिएगा। एक इंसान जिसने अपनी पहली कोशिश करी, और ज़िंदगी में याद रखिए जब आप पहला कदम बढ़ाते हैं ना तो आप जीतने की तरफ बढ़ गए, क्योंकि कदम ना बढ़ाने से अच्छा है आप कदम बढ़ाएं, क्योंकि आप अनुभव तो ले ही आएंगे उस चीज़ से। तो इस आदमी ने अपनी पहली कोशिश करी और पहली कोशिश में हार गए थे वो, उस पहाड़ ने इनको हरा दिया था। तो जैसे आपके लिए चैलेंज पहाड़ है, इनके लिए असली वाला पहाड़ था। मैं बात कर रहा हूँ एडमंड हिलरी की, वो पहले शख्स जिन्होंने माउंट एवरेस्ट लांघा, बट अपनी पहली कोशिश में वो हार गए थे। बट एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम बात करें फॉरेन कंट्रीज में तो वहाँ पर अगर आप पहली कोशिश में हार जाते हैं तो एक कॉन्फ्रेंस रखी जाती है आपको अप्रिशिएट करने के लिए, आपको बूस्टअप करने के लिए। तो एडमंड हिलरी वहाँ पर गए कॉन्फ्रेंस के अंदर और उन्होंने देखा इतनी बड़ी प्रतिमा रखी हुई है माउंट एवरेस्ट की। तो क्या हुआ कि वो स्टेज तक पहुंचे और प्रतिमा से बात करने लगे। तो इतने सारे भीड़ में जो लोग बैठे थे उनको लगा इस आदमी का सर चकरा गया, लग रहा है हार गया, इसलिए दिमाग घूम गया इसका, पता नहीं कैसी बात कर रहा है, प्रतिमा से भी कोई बात करता है। बट एडमंड हिलरी उस प्रतिमा को बोल रहे थे, तुझको जितना बढ़ना था ना तू बढ़ चुकी, क्योंकि तू तो पत्थर है ना, मैं हर पल अपने हौसलों में बढ़ रहा हूँ और अगले साल मैं तुझे हरा दूंगा, याद रख, अगले साल मैं तुझको हरा दूंगा। और अगला साल आया और एडमंड हिलरी माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ गए और जीत का झंडा लहरा दिया। मीडिया ने उनसे सवाल पूछा, सबसे मुश्किल क्या था? क्या जो बर्फ थी वहां पर, ठंड, वो मुश्किल थी? जो इतना लगेज आपने उठा रखा था वो मुश्किल था? एडमंड हिलरी मुस्कुराए और बोले, ये दोनों चीज़ें मुश्किल नहीं थी। पता है क्या मुश्किल था? मुश्किल था खुद को कन्विंस करना कि एडमंड हिलरी तू कर सकता है कि नहीं कर सकता। और मैंने सोचा कि नहीं से बेहतर है कोशिश करते हैं, कर जाएंगे। तो आई कैन उनके लिए सबसे मुश्किल था और उन्होंने कहा मैंने वो हर्डल क्रॉस किया और मैंने माउंट एवरेस्ट लांघा। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, CUET को क्रैक करने के लिए अपने आप को कन्विंस करें कि आप कर सकते हैं और आप कर जाएंगे। ओके, तो ये स्टोरी आपको इस तरीके से इंस्पायर करती है। और दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में
अपना जो जनरल टेस्ट वाली हमने अभी बात करी है सीयूईटी के बारे में, उसी को आगे इलैबोरेट करेंगे कि जिससे कि आप और बेहतर तरीके से समझ पाएं कि आप कैसे सीयूईटी को क्रैक कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें और यकीन मानिए, मैं बार बार इस बात को शेयर करता हूं, आप बहुत स्पेशल हैं, यूनिक हैं, सिर्फ अपने पोटेंशियल को पहचान जाइए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ ग्रेट टाइम है। थैंक यू।